यह संसदीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका के प्रतिलेखन संख्या 9 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। महोदय, शिक्षा का अर्थ सीखना ही नहीं, सिखाना भी है। चाहे किसी भी तरीके से शिक्षा दी जाए, विद्यार्थी को कुछ ना कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है। परंतु पहल स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टालाजी ने ही स्वशिक्षण कार्य द्वारा शिक्षण के सिद्धांत को शिक्षा प्रणाली में प्रतिष्ठित किया। फिर भी अभी तक शिक्षालय और शिक्षक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं कि शिक्षा प्राप्ति का अर्थ विद्यार्थी को किताबें रटा देना नहीं, बल्कि उसमें स्वयं विद्याध्ययन या शिक्षा का भाव पैदा करना है। वास्तविक शिक्षा वह है जिसमें विद्यार्थी अपने से सीखने या पढ़ने का प्रयत्न करता है और शिक्षक केवल उसका पथ प्रदर्शन और सहायता प्रदान करता है। पेस्टालाजी का यही सिद्धांत था। परा कार्य द्वारा शिक्षा देने का यह अर्थ नहीं है कि उसमें पुस्तकों का कोई स्थान ही नहीं। कुछ बुनियादी स्कूलों के शिक्षकों को यही भ्रम हो गया है कि बुनियादी स्कूलों में किताबी पढ़ाई की कोई आवश्यकता ही नहीं और विद्यार्थियों को केवल काम करना और खेलना चाहिए। परंतु यह बात ठीक नहीं है। विद्यार्थी का पथ प्रदर्शन करना और उससे ऐसा काम कराना जो शिक्षाप्रद हो बहुत आवश्यक है। काम के 4 प्रकार हैं: क्रीड़ा, खेल कूद, शौकिया काम और वास्तविक काम। क्रीड़ा एक स्वाभाविक चीज है। प्रत्येक बच्चा क्रीड़ा करता है। बच्चे के क्रीड़ा करने के या खेलने के तरीके और साधन भी तरह तरह के होते हैं। वही लकड़ी के एक टुकड़े को घोड़ा बना सकता है या कागज़ के एक टुकड़े को फूल मान सकता है। कभी वह अध्यापक बनता है तो कभी सिपाही, और उसको इसी में आनंद आता है। पैरा खेल कूद इससे आगे का अध्याय है। इससे बालक में शक्ति, कुशलता और फुर्ती आती है। यही इसका उद्देश्य है। यदि खेल कूद में से रुपया कमाया जाए तब यह पेशा हो जाता है।
तब इसे खेल कूद का नाम नहीं दिया जा सकता। शौकिया काम और वास्तविक काम, इन दोनों का एक उद्देश्य रहता है। शौकिया काम उस काम को कहते हैं जो आनंद के लिए किया जाए। यह वास्तविक काम की तैयारी है। काम शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, पर प्रत्येक काम शिक्षाप्रद नहीं। यह संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज दिनांक 21 जनवरी 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेना न केवल अमेरिकी राजनीति के लिए बल्कि समग्र विश्व के लिए एक नए दौर के आरंभ का प्रतीक है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति ने अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर छाप छोड़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी पुनर्परिभाषित किया था। हालांकि उनके वर्तमान कार्यकाल को लेकर तमाम तरह की अनिश्चितताएं जताई जा रही हैं। उनके विरोधी उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावी जीत और दुनिया भर में उनके आगमन को लेकर दिखा उत्साह यह तो बताता ही है कि उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। इससे उन उम्मीदों की भी झलक मिलती है जो उनसे लगाई जा रही है। इन सब के बीच उन्होंने अपने पहले 100 फैसलों का ब्लूप्रिंट रखा है, लेकिन इनका क्रियान्वयन आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती तो बीजिंग पर काबू पाने की होगी, जिसका तेज उभार अमेरिका की एक ध्रुवीयता के लिए खतरा बन सकता है। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री और माइकल वाल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए जाने से, जो दोनों ही चीन विरोधी और भारत समर्थक हैं, ट्रंप की भावी नीतियों की दिशा को समझा जा सकता है। लेकिन चीन व दूसरे देशों पर भारी आयात शुल्क संबंधी उनके इरादे बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया पर व्यापार युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में शैतानियत की धुरी माने गए देशों में शामिल
ईरान भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर वहाँ अशांति होगी तो अमेरिका को पश्चिम एशिया में बड़ी सैन्य उपस्थिति रखनी होगी, जिससे वह अपनी पूरी ऊर्जा चीन से निपटने में नहीं लगा सकेगा। इसराइल हमास युद्ध विराम में ट्रंप की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन रूस यूक्रेन जंग को रोक पाने की चुनौती अब भी है, जिसके लिए उन्हें शायद अलग स्तर की कूटनीति दिखानी होगी। जहाँ तक बात भारत की है, तो समझने वाली बात है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते महज सरकारों के बीच की बात नहीं, बल्कि बहुपक्षीय है। ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की चेतावनी भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। ट्रंप की यही अप्रत्याशितता कई बार अनिश्चितता का कारण बन जाती है, लेकिन यह भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी वर्चस्व पर अंकुश लगाने की रणनीति में उन्हें भी भारत की ज़रूरत है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच मजबूत साझेदारी न केवल द्विपक्षीय संबंधों बल्कि वैश्विक शांति व स्थिरता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी। समाप्त। यह संसदीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद आंसू लिपि मासिक पत्रिका के प्रतिलेखन संख्या 8 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी महोदय, अब यह प्रबंधकों का काम है कि वे इस उत्साह और सहज सहयोग का लाभ उठाएं। बैंकों की कार्य कुशलता बढ़ाएं, विशेषतः उन मामलों में जहां वे जनता के संपर्क में आते हैं। हमें यह दिखा देना है कि सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण का यह अर्थ नहीं है कि कामकाज में शिथिलता आए या जनता से शिष्ट व्यवहार ना हो। इसके विपरीत अब जनता के सेवक बन चुके कर्मचारी यह समझें कि उनका मुख्य दायित्व शिष्टतापूर्ण और समर्पित भाव से सभी की सेवा करना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत से बैंक कर्मचारियों ने जो मुझसे मिलने आए थे, मुझे आश्वासन दिया है कि वे राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐसे इरादों या शुभ संकल्पों की आयु ज़्यादा नहीं हुआ करती। इसलिए आपको यह देखना है कि वे चिरंजीवी बने और
आप कर्मचारियों को यह अनुभव कराएं कि यह काम उनका भी उतना ही है जितना हमारा और आपका है। हमने नए बैंकों के प्रबंध मंडलों में कर्मचारियों को भी सम्मिलित करने का आश्वासन दिया है, जिससे उन्हें अपने बैंक के भविष्य में अधिक संलग्नता अनुभव होगी तथा जिस संस्था में वे कार्यरत हैं उसकी सार्वजनिक छवि सुधारने में भी सहयोग मिलेगा। पैरा सभी स्तरों पर कर्मचारियों को जमा संग्रहण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से हम अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए ऋणों की व्यवस्था के अपने सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्षेत्र हैं कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यवसाय आदि। इस समय आवश्यकता यह है कि उद्योग और कृषि में पूंजी निवेश की दर बढ़ाई जाए। समाज के सभी स्तरों के संभावित बचतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने और उनकी बचतों को बैंकिंग व्यवस्था की दिशा में मोड़ने के लिए बैंक प्रबंधक महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। हमें जो संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है वह यह कि अधिक से अधिक बचत की जाए और बचत का पैसा बैंकों में जमा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण के आरंभ में कहा कि हमें पिछली बातें भूलने की आदत डाली है। यह बात केवल बैंकों के मामले में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी लागू होती है। यह वास्तव में दुनिया के प्रत्येक इंसान पर लागू होती है, क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। समाप्त।